Hello everyone, welcome to Flag Roof of Education. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon for our latest updates. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जून मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने www.ai.gov.in नामक भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित लेख, स्टार्टअप, निवेश फंड, कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों में संसाधनों के आदान प्रदान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। भारत के किस जल क्षेत्र में एक दुर्लभ स्कॉर्पियन फिश की प्रजाति पाई गई है? तो यह पाई गई है मन्नार की खाड़ी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMFRI के शोधकर्ताओं को मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ मछली मिली है। इस मछली को स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है, जो कि एक दुर्लभ समुद्री प्रजाति है। यह मछली चुभने वाले जहरीले डंक और रंग बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तमिलनाडु के सेतुकराई तट पर समुद्री घास की पारिस्थितिकी सर्वेक्षण के दौरान इस मछली का पता चला है। यह पहली बार है जब इस विशेष प्रजाति को भारतीय जल में जीवित पाया गया है। यूनेस्को के मुताबिक मन्नार की खाड़ी में लगभग 4223 समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं और जैव विविधता के मामले में यह भारत के सबसे संपन्न तटीय इलाकों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी अंतरिक्ष में पहली बार सफल मानव अभियान भेजने वाली कंपनी बन गई है? तो यह कंपनी बन गई है स्पेस एक्स। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने पहली बार अंतरिक्ष में चालक दल मिशन का सफल प्रक्षेपण कर रिकॉर्ड कायम किया है। यह प्रक्षेपण नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन से संबंधित है। इस मिशन के तहत नासा के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस मिशन की सफलता के बाद नासा को रूस के सोयूज रॉकेट का विकल्प मिल जाएगा। 2011 में अमेरिका का अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अब तक नासा को रूसी रॉकेट पर निर्भर रहना पड़ता था। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में एलन मस्क के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए माई लाइफ माई योगा नामक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता को प्रारंभ किया है। इस योजना का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो इस योजना का आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 21 जून 2020 को आने वाले 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखकर की गई है। यह प्रतियोगिता फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को योग के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूक करेगी। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो यह नॉमिनेट किया गया है रोहित शर्मा को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। वह 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं और टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पहले ही मैच में दोहरा शतक लगाने वाले वह पहले खिलाड़ी भी हैं। आपको बता दें कि BCCI ने ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैंपियंस को लॉन्च किया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह प्लेटफॉर्म MSME से संबंधित है। आपको बता दें कि दरअसल यह एक ICT आधारित प्रणाली है जो वर्तमान कठिन परिस्थितियों में MSMEs की मदद करने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनाने में मदद करने के लिए स्थापित की गई है। यहां पर चैंपियन का अर्थ है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ से है। चैंपियन पोर्टल मूल रूप से छोटी इकाइयों की शिकायतों को सुलझाने, उन्हें प्रोत्साहित करने, समर्थन करने, सहायता करने और उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए एक वन स्टॉप शॉप का कार्य करेगा। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने चक्रवात निसर्ग के लिए चेतावनी जारी की है। इसकी उत्पत्ति कहां हुई है? तो इस चक्रवात की उत्पत्ति हुई है अरब सागर में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए खराब मौसम की चेतावनी दी थी। IMD ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात निसर्ग के लिए यह चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए हरिहरेश्वर और दमन के साथ उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से टकरा सकता है।
किस मंत्रालय ने हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की है? तो यह स्कीम लॉन्च की है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि इसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना भी कहा जाता है। यह योजना 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 रुपए तक का सस्ता लोन देने के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। इसमें ऐसे विक्रेताओं को शामिल किया गया है जिन्होंने 24 मार्च 2020 या उससे पहले अपना कारोबार शुरू किया था। यह योजना मार्च 2022 तक वैध है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उपरोक्त विकल्पों में से किस फसल के मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि प्रस्तावित है? तो सर्वाधिक वृद्धि प्रस्तावित है उड़द के मूल्य में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि इस वृद्धि का उद्देश्य उत्पादकों के लिए उनकी उपज का उचित पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करना है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक वृद्धि उड़द की कीमतों में 300 रुपए प्रति क्विंटल प्रस्तावित है, जिसके बाद मूंगफली 185 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 146 रुपए प्रति क्विंटल और मक्का 90 रुपए प्रति क्विंटल आते हैं। इन विकल्पों के अलावा एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि नाइजर सीड में 755 रुपए प्रति क्विंटल में, इसके बाद तिल 370 रुपए प्रति क्विंटल में प्रस्तावित है। इस क्रम में उड़द तीसरे स्थान पर आता है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 1 जून को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्ष इस दिवस की थीम दी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे रखी गई है, क्योंकि इस वर्ष इस दिवस को मनाने के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी इस दिवस की शुरुआत 2001 से की गई थी। यह दिवस दूध और डेयरी उत्पादों से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा की गई थी। बीते कुछ दिनों में भारत 150 मिलियन टन से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस राज्य की सरकार ने 2023 तक सभी घरों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो यह योजना बनाई है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के आकांक्षी जिलों, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत 2020-21 में राज्य सरकार ग्रामीण परिवारों को 77,000 नल कनेक्शन प्रदान करेगी। भारत सरकार ने 2020-21 में जल जीवन मिशन के तहत राज्यों के लिए 255 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसे किस मंत्रालय की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा? तो इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा। आपको बता दें कि खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने देश भर के 15,000 शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को और कोचों के लिए खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया है। यह एक 25 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारत के एक खेल राष्ट्र बनने के उद्देश्य को बढ़ावा देगा। इस प्रोग्राम का पाठ्यक्रम मॉड्यूल शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों और सामुदायिक कोचों को सही ज्ञान और कौशल के बारे में जानकारी देगा। निम्न में से कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 2 जून को तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश राज्य से अलग कर नए राज्य के रूप में गठित किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष तेलंगाना राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तेलंगाना भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण मध्य खंड पर उच्च दक्कन के पठार पर स्थित एक भू आबद्ध राज्य है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बता दें कि भू आबद्ध राज्य यानी लैंड लॉक्ड स्टेट से आशय ऐसे स्टेट से है जिसकी सीमा ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है और ना ही समुद्र की सीमा को स्पर्श करती है। निम्न में से किस देश ने भारत को अगले G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है? तो यह आमंत्रण किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 समूह को पुराना बताते हुए इसके विस्तार की बात कही है। वे इस समूह में भारत सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों जैसे रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को सदस्य बनाना चाहते हैं। गौरतलब है कि जून 2020 में होने वाली G7 बैठक स्थगित कर दी गई है, इसलिए यह प्रस्ताव अगली बैठक के लिए है। भारत ने 2019 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद G7 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया था। G7 के वर्तमान सदस्यों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। विदेशों से भारत लौटने वाले श्रमिकों के कौशल की मैपिंग के लिए सरकार ने स्वदेश पहल की शुरुआत की है। यह पहल किस मिशन के तहत शुरू की गई है? तो यह पहल
वंदे भारत मिशन के तहत प्रारंभ की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि स्वदेश का पूरा नाम स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है। इस कार्यक्रम के तहत लौटने वाले नागरिकों को एक स्वदेश कौशल फॉर्म भरना आवश्यक होगा, जिसके बाद स्वदेश कौशल कार्ड जारी किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य आने वाले योग्य नागरिकों का कौशल और अनुभव के आधार पर एक डेटाबेस तैयार करना है, जिसका उपयोग भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को पूरा करने के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि कोलकाता बंदरगाह देश का पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ देश का एकमात्र नदी बंदरगाह भी है। कोलकाता बंदरगाह द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 की पहली अनुसूची में शामिल है और इसका प्रशासन मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंतर्गत किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रख्यात न्यायविद, शिक्षाविद, विचारक और जनता के नेता के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में बिमल जुल्का समिति ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह रिपोर्ट किस क्षेत्र की समीक्षा से संबंधित है? तो यह रिपोर्ट फिल्म मीडिया से संबंधित है। आपको बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्क संगत बनाने, बंद करने, विलय करने तथा मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इन समितियों का गठन श्री बिमल जुल्का की अध्यक्षता में किया गया था। रिपोर्ट में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म डिवीजन, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, फिल्म महोत्सव निदेशालय और भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार आदि के विकास के लिए विशिष्ट रोड मैप की सिफारिश की गई है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देशों को कोविड-19 स्वास्थ्य संकट से उबरने के लिए रिकवरी प्रक्रिया का तेज करने के संबंध में कदम उठाने चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने देशों को अल्पकालिक उपाय अपनाने के अलावा ऐसी व्यापक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देती हों और जिनसे शासन और व्यावसायिक वातावरण में सुधार हो सके। रिपोर्ट में महामारी के बाद उभरे नए उत्पादक क्षेत्रों की ओर नई पूंजी आवंटित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि महामारी के चलते वर्ष 2020 में लगभग 60 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में धकेले जा सकते हैं। भारत ने पहली बार किस देश के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यह आयोजन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के साथ एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA सहित 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों में रक्षा सहयोग, साइबर तकनीक और खनन इत्यादि समझौते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप लॉन्च किया है। इसे अन्य किस मंत्रालय के साथ चलाया जा रहा है? तो इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पोर्टल ट्यूलिप लॉन्च किया है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश भर के सभी शहरी निकायों, ULBs और स्मार्ट शहरों में नव स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। ट्यूलिप भारत के स्नातकों की मार्केट वैल्यू को बढ़ाने में सहायता करेगा और शहरी नियोजन, परिवहन इंजीनियरिंग, पर्यावरण, नगरपालिका वित्त आदि जैसे विविध क्षेत्रों में एक संभावित प्रतिभा पूल बनाने में मदद करेगा। इससे न केवल संभावित शहर प्रबंधकों बल्कि प्रतिभाशाली निजी गैर सरकारी क्षेत्रों के पेशेवर के सृजन में तेजी आएगी। इस साल करीब 25,000 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप कर सकेंगे। हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS की वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2018 से जून 2019 जारी की गई है। यह इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो यह इस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है। आपको बता दें कि इस सर्वेक्षण में 1,01,579 घरों को कवर किया गया है और 4,20,757 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया है। अधिक समय अंतराल पर श्रम बल के आंकड़ों की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS शुरू किया था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाली पहली वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 मई 2019 में जारी की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्तमान पर्यावरणीय संकट एक चेतावनी है जिसे ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना अब प्राथमिक आवश्यकता बन गई है।
विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। हर साल अलग अलग देश इस दिवस की मेजबानी करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन कोलंबिया और जर्मनी ने साथ मिलकर किया है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति को लाने हेतु वर्ष 1972 में की गई थी। इसके बाद 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्युत मंत्रालय ने हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स पहल की शुरुआत की है। चीन के द्वारा पीओके में सीपीईसी के तहत कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो यह प्लांट झेलम नदी पर बनाया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि चीन की मल्टी बिलियन डॉलर परियोजना के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1124 मेगावाट की कोहाला पन बिजली परियोजना स्थापित की गई है। इस परियोजना के लिए चीन के थ्री गॉर्जेस कॉर्पोरेशन, पीओके अथॉरिटीज और पीपीआईबी के अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रतिवर्ष 5 बिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली की उपलब्धता कराना है। 3000 किलोमीटर लंबे सीपीईसी का उद्देश्य चीन और पाकिस्तान को रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल केबल फाइबर के नेटवर्क से जोड़ना है। यह चीन के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जो चीन को अरब सागर तक पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में संपन्न हुई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया था? तो इसका आयोजन किया था यूनाइटेड किंगडम ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में भारत सहित 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, संयुक्त राष्ट्र एजेंसीज, सिविल सोसाइटीज, सरकारी मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं ने हिस्सा लिया था। इसके लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी GAVI को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, ताकि इस महामारी से निपटने के लिए जल्द से जल्द कोई वैक्सीन बनाई जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा भारत। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने 1979 के बाद पहली बार भारत को महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी के लिए चुना है। यह आयोजन 2023 में होने वाले फीफा महिला विश्व कप के लिए फाइनल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के रूप में काम करेगा। गौरतलब है कि भारत ने 2016 में AFC अंडर 16 चैंपियनशिप और 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है अरुण सिंघल को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 7 जून को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि यह दिवस खाद्य सुरक्षा के महत्व को उजागर करने और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दूषित भोजन और पानी के प्रतिकूल प्रभावों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था और वर्ष 2019 में इस दिवस की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। साथ ही आपको बता दें कि 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे भी मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। अब बात करते हैं क्विज ऑफ दिस वीक की। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में आपसे 2 क्विज पूछने वाले हैं, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, BCCI ने किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है? ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा और ऑप्शन डी पूनम यादव। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने फीसदी से बढ़कर 49.97 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 13%, ऑप्शन सी 17% या ऑप्शन डी 21%। सो फ्रेंड्स, आपको इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, और यदि आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको हमारे वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। आपको हमारे आज के इस वीडियो की PDF की लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर हमारे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां से भी इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।